वेलकम। देखिए, ये है चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और यहां पे मैंने क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। कुल मिला के 22 क्वेश्चन है। देख लीजिए। आप क्या करिए कि इस क्वेश्चन का आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख भी सकते हैं। मैं कंटिन्यूअसली सॉल्व करते जाऊंगा कॉन्सेप्ट समझाते हुए। तो ये हो गई 22 चैप्टर 22 क्वेश्चंस। और देखिए यहां एक क्वेश्चन पिछले वाले चैप्टर में था जो हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन जब बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे। ये वाला देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका सॉइल क्लासिफिकेशन से। 1 नंबर है, सॉल्व कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सो क्वेश्चन देख लिया, देख लीजिए हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देख लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना, बने रहिएगा। आप पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर इसको देखना। पहले क्वेश्चन ले लो, सॉल्व कर लो, फिर इसे देखना कि अगर कोई नहीं बना तो क्यों नहीं बना, कारण क्या था। लेकिन पहले खुद से एक बार कोशिश तो कर लो, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं यहां आऊंगा नहीं इस पेज पे बार बार। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2.1 क्या कहता है। ये पूछा है, चलो मैं सॉल्व करने से पहले आपको एक बेहतरीन चीज बता दूं। अप्रोच क्या है हमारा? अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम सॉइल क्लासिफिकेशन। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? तो देखिए सबसे बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये जान लो सॉइल टाइप्स क्या होता है। सॉइल टाइप, अगर कहीं सॉइल टाइप हमको पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, हम ये पता लगाते हैं सबसे पहले बेसिक क्लासिफिकेशन जो है सॉइल का, मैं ये बता रहा हूं। सो ये 2 पार्ट में बन सकता है ये वीडियो, छोड़िएगा नहीं, देखिएगा। अगर ये नहीं बताता तो 1 घंटा में बना देता, ये अगर बताऊंगा तो 1.5 घंटा लग सकता है। तो देखिए सॉइल टाइप में एक था कोर्स ग्रेन था, कोर्स ग्रेन, ये सब मैंने बताया हुआ है, लेकिन अप्रोच बता रहा हूं हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पता लगाना है कि सॉइल कौन सा है, सॉइल टाइप क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है या फिर फाइन ग्रेन है। फाइन ग्रेन है। कोर्स ग्रेन का क्लासिफिकेशन अलग होता है, इसमें ग्रेडेशन का बहुत महत्व है। ग्रेडेशन यानी सॉइल आपका क्या वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड है, यूनिफॉर्म है या पुअर है, मतलब पुअरली ग्रेडेड, ठीक है, या फिर आपका सॉइल जो है गैप ग्रेडेड है। तो गैप ग्रेडेड निकालने का तरीका क्या था, सीव एनालिसिस, तो आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो हम उतना डिटेल में क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ सीव एनालिसिस का डेटा दिया रहता है। देखेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो अभी ध्यान रखिए, आपको पता क्या लगाना है, सॉइल टाइप क्या है, सॉइल का ग्रेड, अगर कोर्स ग्रेन है तो उसका ग्रेडेशन क्या है। अगर फाइन ग्रेन में भी आपको ग्रेड पूछा है तो ये दिमाग नहीं लगाना कि फाइन ग्रेन के लिए तो ग्रेड इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मैंने बताया था जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा है तो खुद का दिमाग मत लगाइए, निकाल दीजिए, निकाल लीजिएगा। तो ग्रेडेशन निकालने के लिए हम क्या चेक करते थे, सीयू एंड सीसी, ये 2 पैरामीटर, इन दोनों को मिला के हम सेफ फैक्टर बोलते थे क्या। इनका फॉर्मूला आपको पता होगा, ये क्या होता था,
ये D60 ओवर D10 का रेशियो, और सीसी क्या होता था? ये कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन भी हम लोग पढ़ते हैं, उसे भी सीसी कहा जाता है, जो कि कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल में पड़ता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, सेम टाइप से लिखते हैं लेकिन कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। D30 का होल स्क्वायर बटा D60 इंटू D10। अब इनमें से ये जो आपको D10 वाला हीरो दिख रहा है, इसे हम क्या कहते थे? इफेक्टिव डायामीटर, इफेक्टिव डाया ऑफ सॉइल, ये कहते थे। तो ये तो हो गया कोर्स ग्रेन का क्लासिफिकेशन। और कोर्स ग्रेन में भी हम जो क्लासिफाई करते थे सॉइल को, दो रूप में क्लासिफाई करते थे। एक करते थे ग्रेवल, ग्रेवल ये पता लगाना था, दूसरा पता लगाना था सैंड। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन में सॉइल अगर है, कोर्स ग्रेन है, तो उसमें भी क्या है, ग्रेवल है या सैंड है, हमको यह भी पता लगाना है। अब फाइन ग्रेन का जो क्लासिफिकेशन हम करते थे, वो एक बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक थे, कासाग्रांडे थे, आपने पढ़ा है। इन्होंने एक चार्ट बना दिया, चार्ट बनाया, और उस चार्ट का नाम दिया प्लास्टिसिटी चार्ट। ये हमने देखा हुआ, कुछ इस तरह से होता था। यहां पे था आईपी का वैल्यू, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और इधर लिक्विड लिमिट। और जो चार्ट बनती थी कुछ ऐसे थी, ये होती थी ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन देखा है। एवं कुछ सॉइल, नीचे कुछ सॉइल, एवं प्ले होता है, नीचे सिल्ट होता था या फिर ऑर्गेनिक सॉइल होता था। ठीक है, ये सब चीज हमने देखा हुआ, और ये अप्रोच रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन करने का। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको सॉइल टाइप में जाना है, फिर पता लगाना है कि कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है। अगर कोर्स ग्रेन है तो ग्रेवल है या सैंड है, अगर फाइन ग्रेन है तो क्ले है या सिल्ट है, ये पता लगाना है। तो ये पता लगाने का भी तरीका था। ठीक है, तो सब तरीका जितना भी है उन सबको देख लीजिएगा क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में जो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको पता है तो ये डायरेक्टली देख लीजिए, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए, वहां मैंने बता दिया है, तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स, ये जो क्लासिफिकेशन मेथड थी, ये मेथड मतलब ग्रुप इंडेक्स जिसमें निकालते थे, उस मेथड का नाम क्या होता था? पहले तो ये जान लो, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, या फिर पब्लिक रोड एसोसिएशन ये दो सेम है, एक ही चीज है। और लिख लीजिए बीच में, एक ही चीज का नाम है। तो यहां जैसे कि बताया हुआ हाईवे है, इधर रोड है, तो आपको ये पता लग गया होगा कि ग्रुप इंडेक्स जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है फॉर दी सॉइल यूज्ड टू बी इन पेवमेंट डिजाइन। पेवमेंट डिजाइन में जो सॉइल को इस्तेमाल करना है रोड बनाने में, रोड का जो ये लेयर होता है कुछ ऐसा, देखिए सबसे नीचे आपका हो गया सबग्रेड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो रोड का जो स्ट्रक्चर है ये भी पूछ देता है, क्रॉस सेक्शन, उनमें कौन कौन सी चीज कैसे किस कर्म में आते हैं, ऑर्डर क्या है। तो देखिए सब ग्रेड हो गया, फिर जो एक लेयर बनती है वो बनती है सब बेस, ठीक है। इसके ऊपर बनती है बेस,
और इसके ऊपर आपका जो बनती है मटेरियल बिटुमिनस मटेरियल रहता है या फिर बिटुमिनस कंक्रीट रहता है, ये ब्लैक टॉप, ये बिटुमिन लेयर। बिटुमिन का प्रॉपर्टी वगैरह सब आप हाईवे जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये बिटुमिन है, या फिर इसे ब्लैक टॉप भी कहा जाता है, ब्लैक टॉप, ठीक है। ये सब एक ही चीज के नाम है। या फिर बिटुमिनस कंक्रीट, इसका कंपोजिशन क्या है, गेट में पूछा है बहुत बार। बिटुमिनस कंक्रीट, ठीक है। तो पेवमेंट क्या हो गया, बिटुमिन तो सॉइल नहीं है ना, तो हम सॉइल किस चीज का चेक करेंगे, सॉइल कहां यूज होगा, सॉइल यहां भी यूज नहीं होता, इधर होता है सब ग्रेड में। तो इस वाले सॉइल का जो डिजाइन हमको करना है कि स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, इसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, वो हम निकालते हैं एचआरवी मेथड से, और वो फाइंड आउट करते हैं ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू निकाल के। और ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू मैंने बताया था, अगर कम होती थी गुड सॉइल मतलब पेमेंट डिजाइन के लिए, और अधिक हो जाती थी तो वो सॉइल बेकार हो जाती थी, मतलब नॉट सुटेबल फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। सो ग्रुप इंडेक्स को याद रखने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक टेक्निक बताया था आपको, अगर ध्यान नहीं है तो अभी भी बता दूंगा। देखिए ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD होता था। यही था ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला। क्या अब ए क्या होती थी, ए जो होती थी यहां से कुछ अच्छा रिजल्ट निकलता था। देखिए ये रिजल्ट मैं इस ओर लिखूंगा। ए क्या होती थी, ए इज द सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन सीप को जो पास करे वो सॉइल, लेकिन उसका परसेंटेज कुछ ऐसा हो कि वो ग्रेटर देन 35% होना चाहिए, बट नॉट एक्सीडिंग 75, ऐसा था। तो ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 40, ए 40 से अधिक नहीं हो सकता। बी क्या था, बी भी सेम था, परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन मतलब परसेंटेज फाइननेस इन सॉइल, एंड दी percentage passing is such that it must be greater than 15%, but greater than 15%, sorry very much, greater than 15% but not exceeding 55। तो B मैक्स कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 40, B भी 40 से अधिक नहीं होगा। C क्या होता था, सी होता था लिक्विड लिमिट का वैल्यू, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल सच दैट ग्रेटर देन कितना 40 बट नॉट एक्सीडिंग 60। तो बी सी का मैक्स कितना हो जाएगा 20। और डी क्या होता था, आईपी होता था, सच दैट इट इज ग्रेटर देन 10 बट नॉट एक्सीडिंग कितना 30। तो डी मैक्स कितना, ये भी 20। तो देखो मैंने बोला था कि सिर्फ ये वाला वैल्यू याद रखना 0.2a। अब 0.2 को आप डिवाइड कर दो 40 से, कितना मिल जाएगा 0.005 मिल जाएगा। अब 0.2 को आप डिवाइड कर दो 20 से, कितना मिल जाएगा 0.01, ठीक है। तो यही वो दो वैल्यू है जो यहां है और यहां है। तो अब देखो क्वेश्चन अब पढ़िए, ये तो हो गया डिटेल बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर आप रिकैप नहीं कर पा रहे हो तो यहां पे समझ जाइए, इस तरह से इसका सिनेरियो जो है ऐसा बनता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स क्या हो सकता है, तो आप सामने आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है ग्रुप इंडेक्स का, और मैक्सिमम वैल्यू ए का, बी का, सी का और डी का भी है। पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, तो आपको जीआई का वैल्यू मिल जाएगा मैक्सिमम 20।
अधिक से अधिक 20, मिनिमम कितना होगा, ये हो गया मैक्स। मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, समझ में, जी आई का मिनिमम 0 और मैक्सिमम 20। ये क्वेश्चन गेट में पूछा था 1991 में, पुराना है, चलिए फिर भी आइडिया होना चाहिए, आईएएस में पूछते रहता है, आईएएस में ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखिएगा 1 नंबर के लिए, ये दोनों, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगर आपका इन दोनों का रेशियो पूछ दिया 0 या फिर इंफिनिटी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है या मिनिमम मैक्स पूछ रहा है, ऐसा भी पूछ सकता है, ट्रिकी है, यही से पूछता है, लेकिन ट्रिक यही है, रेशियो पूछ दिया, कभी ये पूछ दिया। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बता रहा है कि राइट ट्रू एंड फॉल्स इन द आंसर बुक। आंसर बुक हमारे पास तो नहीं है, तो हम जज करेंगे क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब देखिए, द चार्ज ऑन केलोनाइट आयन इज ड्यू टू 1 एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूशन फॉर एवरी 400 सिलिकॉन आयन। बिल्कुल गलत है, फॉल्स। क्यों गलत है, आप मिनरलोजी को देखिए, कल मैंने वीडियो बनाया, उसमें केलोनाइट का स्ट्रक्चर देखना, ठीक है, केलोनाइट का स्ट्रक्चर देखना, इसका रेशियो क्या होता था, 1:1 होता था, मतलब 1 सिलिका सीट, दूसरा ये दूसरा क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल यूनिट, ठीक है, कुछ इस तरह से था। और ये जो सिलिका यूनिट होती थी उसे हम एस्ट्रैपीजियम रिप्रेजेंट करते थे और बीच में लिख देते थे सिलिका, और जो ऑक्टाहेड्रल यूनिट होती थी उसे रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट करते थे। इनमें 3 तरह का हो सकता था, गिब्साइट हो सकता था, इसे हम गिब्साइट भी कहते थे, अगर बीच में एल्युमिनियम हो, ब्रूसाइट कहते थे, ब्रूसाइट अगर मैग्नीशियम हो, या फिर फेराइट कहते थे, या फिर आयरन हो, ठीक है, फॉर Fe+2 या फिर +3, 2 प्रकार का होता है, दोनों के लिए फेराइट था। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्ड होती थी हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि स्ट्रांग होती थी, ठीक है, और मोल्ट मोरेलोनाइट जो था उसमें वाटर बॉन्ड होता था जो कि वीक बॉन्ड होता है, और इलाइट जो होता है उसमें आयनिक बॉन्ड जो कि इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो मिनरल होता है केलोनाइट, इसके कारण सॉइल में किसी भी प्रकार का सेंसिटिविटी, एक्टिविटी ये सब नहीं होती है, कंप्रेसिबिलिटी वगैरह कम होती है, ठीक है। ये चाइना क्ले मैंने एक एग्जांपल दिया है, चाइना क्ले, याद रखिएगा, चाइना क्ले। और ये एक ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होती थी जिसका 7 एंगस्ट्रॉम होता था हाइट, इस तरह से, मतलब कि ये अगर ऐसे है और ये ऐसे है, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है, मैं कुछ और बताया केलोनाइट क्या होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है सिलिका और गिब्साइट यूनिट से रिलेटेड कि क्या जो इस पर चार्ज होता है वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम होता है 100 सिलिकॉन आयन के लिए, नहीं होता है। सिलिका जो सीट है उसमें क्या होता था, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता था, टेट्राहेड्रल, और ये ऑक्टाहेड्रल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती थी वो कुछ ऐसे होती थी, यहां एक बेस होती थी, बीच में सिलिका हुआ करती थी SI, और यहां 3 ऑक्सीजन एटम होते थे, 4 होते थे, और ये 3 शेयर होते थे और एक सिलिका यूनिट थे,
तो चार्ज जितना भी आता था, जो भी आता था, कितना आता था, ये +3, ये +3 हो गया, ये -1 -1 -1 प्लस, फिर तो जो भी चार्ज आता था, हमने जो कैलकुलेट किया था, वो किस कारण से आता था, वो आता था इसके कारण, सिलिका सीट के कारण, ठीक है, ना कि किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन के कारण। ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। अब क्वेश्चन 3 देखिए, बेकार सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आगे न्यूमेरिकल है। देखिए 3 क्वेश्चन क्या कहता है कि दी डिस्क्रिप्शन, अगर ऐसा लिखा हुआ है, सैंडी लिखा हुआ है पहले, फिर लिखा हुआ है सिल्टी, फिर लिखा हुआ है क्ले, तो हम क्या समझेंगे? तो देखिए अल्टीमेटली आपका जो सॉइल है वो क्या है, क्ले है, उसके बाद सिल्ट है, उसके बाद सैंड है। जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे उसमें जो सबसे अधिक होगा उसका नाम अंतिम में आएगा, फिर इंटरमीडिएट, फिर सैंडी। तो ये सॉइल में क्ले अधिक होगा, सिल्ट उसके बाद आएगी, फिर आएगी सैंड, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनइक्वल पोर्शन ऑफ 3 constituent such that clay greater than silt greater than sand, okay, will be the correct option for this question. Question number 4. The swelling nature of black cotton soil is primarily due to the presence of montmorillonite. montmorillonite, कोई संकोच नहीं है इसमें। क्यों? मैंने बताया था, इसका होता है 2:1 होता है, 2 सिलिका 1 ऑक्टाहेड्रल, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए मैं छोटा बनाता हूं, समझ में आएगा। तो ऐसा होता था, अच्छा ये उल्टा हो गया, चलिए इसको आप चेंज कर लीजिए, ये हमने उल्टा कर दिया था, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। ये जो हाइट होती थी 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये भी ओपन बुक। और इसी तरह से और एक यूनिट होता था सेम नीचे, और ये जो बॉन्डिंग होती थी ये होती थी वाटर बॉन्ड, जो कि कमजोर है, वीक है, टूट जाती थी, ठीक है, इसलिए इसमें स्वेलिंग और कंप्रेसिबिलिटी अधिक होता था। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में इस क्ले के कारण, इस क्ले मिनरल के कारण जो भी उसमें डीमेरिट है आ जाती है, जिसके कारण वो इंजीनियरिंग वर्क को सुटेबल नहीं होती है। फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दी अटरबर्ग लिमिट ऑफ क्ले आर। अटरबर्ग का लिमिट क्या होता था, एल होता था, LLPL। LLPL क्या है, लिक्विड लिमिट, मैं यहां लिख रहा हूं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट, ये होता था अटरबर्ग लिमिट, LLPL SL। ये 3 जो अटरबर्ग लिमिट है, तो इसमें देखिए सवाल में क्या पूछा कि अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ क्ले, एक मट्टी दे दिया है, उसका अटरबर्ग लिमिट दिया हुआ 38%, 27%, फिर 24.5%। अब देखो कि मैंने 38% को, 38% को LL क्यों बोला? अरे LL में ये जो LL है, LLPL SL है, ये क्या है, ये तो वाटर कंटेंट है ना, दीज आर वाटर कंटेंट।
ये सभी वाटर कंटेंट है। तो Ll पर अगर कोई सॉइल है तो उसका वाटर कंटेंट अधिक होगा क्या? Pl पर अगर कोई सॉइल है तो उसका वाटर कंटेंट Ll से कम होगा, लिक्विड लिमिट से कम होगी। फिर श्रिंकेज लिमिट पर अगर कोई सॉइल है तो उसका वाटर कंटेंट और भी कम होगा। आइडिया लगा? इसलिए मैंने इस ऑर्डर में लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि 38% आपका लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है 27 और श्रिंकेज लिमिट है 24.5%. दिस इज नॉट मेंशन्ड, बट यू शुड नो व्हाई, बिकॉज द ऑर्डर ये भी पूछता है कि वाटर कंटेंट का ऑर्डर क्या होता है अटरवर लिमिट में। Ll में वाटर कंटेंट अधिक होगा Pl से, इसमें अधिक होगा Sl से। ठीक है, तो अब देखो अब सवाल क्या पूछा है। अब सवाल तुमसे ये क्या है कि अगर नेचुरल वाटर कंटेंट 30% है, अगर 30% है नेचुरल वाटर कंटेंट का इस सॉइल का, तो इस सॉइल ये जो मिट्टी है तो कौन सा स्टेट में है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ सॉइल? ओके, तो आप क्या बताओगे? देखो 30% किसके किसके बीच में आता है? इसका जो कर्व बनता था इसे हम क्या कहते थे? कंसिस्टेंसी कर्व कहते थे। मैंने बड़ा ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कंसिस्टेंसी कर्व कैसे बनाते हैं, यहां भी बता रहा हूं। देखो ऐसा होता था कंसिस्टेंसी कर्व, इसमें 3 लिमिट हुआ करती थी। अगर ये मान लो 38 है, ये है आपका 27 और ये है 24.5%। अब बोला है कि तुम्हारा जो मिट्टी है वो है 27 और 38 के बीच में यहां। तो देखो यहां लिक्विड स्टेट है क्या, और ये प्लास्टिक रीजन है ना, प्लास्टिक स्टेट, और ये सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड, और इधर तो सॉलिड आ जाती थी, सॉलिड। तो ये वाला स्टेट आपका सॉइल कौन सा स्टेट में है? सिंपल आप क्या लिखोगे यहां? प्लास्टिक स्टेट। ओके, सॉइल आपका प्लास्टिक स्टेट में है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए आपको कि तो अगर यहां पैदा होता इस लेवल पे तो आप बोलते लिक्विड स्टेट, अगर 38 से अधिक होती। ठीक है, चलिए आसान था। लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है? ए सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली सेम साइज। मैंने बताया है ग्रेडेशन जो होता है वो 4 तरह से होता है, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। तो वेल और पुअरली तो दो एक्सट्रीम हो गए। फिर होता था यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, अब देखो ये अंग्रेजी में बोल दिया है यूनिफॉर्म, तो बहुत परेशानी होती है समझने में। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं, देखिए आप बचपन में स्कूल गए होंगे तो आपका जो हर एक दोस्त एक ही रंग का ड्रेस पहन के आता था क्या? एक ही तरह से आपने सब लोग ड्रेस किया हुआ है, मतलब क्या है, सब समान है, सब बराबर है, यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब है ऑल आर इक्वल। सो क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि ए सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज, मतलब एक ही तरह के अगर सब है तो हम क्या बोलेंगे उसे? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कह देंगे। ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए सवाल 7 देखिए, सवाल 7 क्या बोल रहा है? बड़ा ही बेकार क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए लाइन का इक्वेशन क्या है? ए लाइन कहां होता है? कासा ग्रांडे जो विख्यात वैज्ञानिक थे उन्होंने एक चार्ट बना दिया और उस चार्ट का नाम दिया प्लास्टिसिटी चार्ट। उन्होंने उस चार्ट में एक लाइन को ड्रॉ किया और उस लाइन का नाम दे दिया ए लाइन, और उसका इक्वेशन उन्होंने ऐसा बताया कि 0.73 मल्टीप्लाइड लिक्विड लिमिट माइनस 20%। ठीक है, दिस वाज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन नाउ इन अपकमिंग क्वेश्चंस। So it is a very famous and popular equation. अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, रीड इट। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ।
ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ सॉइल ना। अगर तुमको डिस्ट्रीब्यूशन पता ही नहीं है, तुम कैसे बताओगे कि ये सॉइल कौन सा है? तो डिस्ट्रीब्यूशन तो पता होना चाहिए। तो मतलब हर एक मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। तो हर एक मिट्टी में कौन कौन सा मिट्टी आ गया? कोर्स ग्रेन्ड आ गया, फाइन ग्रेन्ड आ गया। तो दोनों बोथ टाइप ऑफ सॉइल। तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा इसका? सी नंबर, बोथ कोर्स ग्रेन्ड एंड फाइन ग्रेन। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2.9 है, ये सब हम पढ़ते हैं एक्चुअली, जो हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मैं यहां बता देता हूं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब चीजें आएंगी। तो ये फ्लेकी क्या है, एंगुलर क्या होता है, ये सब चीज आ जाएगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जब हम एग्रीगेट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए याद रखिए, जो सॉइल का शेप होता है वो फ्लेकी होता है। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ एक्चुअली जब हम हाइड्रोमीटर पढ़े थे। हाइड्रोमीटर, वहां पे देखिएगा, यहां बताया था स्टोक्स लॉ जो अप्लीकेबल होती है वो होती है स्फेरिकल, लेकिन हमारे पास एक कॉन्स्ट्रेंट था, वो ये था कि हमारा जो हीरो है, जो सॉइल का सॉलिड है, उसका साइज, उसका शेप जो होता है वो फ्लेकी होता है। और एक लिमिट था कि जो कि स्टोक्स ने क्या बोला, इन्फिनाइट मीडियम बोला था। इन्फिनाइट मीडियम में अगर कोई स्फेरिकल पार्टिकल फॉल कर रहा हो तो कुछ समय बाद उसका जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है और उसका नाम हम कह देते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से। ये था स्टोक्स लॉ। अब ये थी स्टोक्स लॉ, और तो उन्होंने अज्यूम किया था स्फेरिकल होना चाहिए, लेकिन होता था हमारा हीरो फ्लेकी, पतला दुबला, पतला होता था। फ्लेकी मतलब पतला, अभी के लिए याद रखो, पतला होता था। इलोंगेटेड मतलब लंबा, ओके, फ्लेकी मतलब पतला, तो पतला होता था। इस कारण से स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाते थे। ये चीज मैंने वहां डिस्कस किया था। अब फ्लेकी का मेजरमेंट क्या करते हैं, उसका किस तरह से लिमिट है, ये सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स, ओके। अभी के लिए फ्लेकी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें मैं थोड़ा आपको तरीका भी बता देता हूं। ये सब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है, 2017 की डेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर क्लेई सॉइल इज। क्या होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स? आईसी होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो क्लेई सॉइल, हमको उससे मतलब नहीं है, सॉइल कुछ भी हो। ऐसे तो हम ये सब निकालते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। क्लेई सॉइल यहां बोल रहे हैं, देखिए फाइन सॉइल के लिए ही हम कंसिस्टेंसी निकालते हैं, आईएन निकालते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये सब फाइन सॉइल के लिए निकाला जाता है। यहां पे वो भी मेंशन किया, क्वेश्चन में भी कुछ आइडिया मिल जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। तो आईसी का वैल्यू क्या होता है? अगर आपको याद है तो आप लिख दोगे, अगर याद नहीं है तो कैसे लिखोगे मैं बताता हूं। देखिए आईसी का जो रेशियो होता था, ऊपर कुछ ना कुछ है लेकिन नीचे आईपी है, और आईपी क्या है, एलएल माइनस पीएल, ये है आईपी। अब देखो मैंने आपको एक चीज बना के दिखाई थी कुछ ऐसा कि ये जो कंसिस्टेंसी कर्व है, सॉरी वेरी मच, यहां से शुरू करिए, ऐसे जाइए। ये एलएल हो गया, ये मान लो पीएल है, और ये एसएल है, सिंपल लिमिट। तो आईसी का वैल्यू इतना याद रखना कि एलएल पर 0 होता है और इसके बाद नेगेटिव होती है, ठीक है, और यहां से पॉजिटिव होगी। तो मैं ऊपर क्या ऐसा लिखूं कि मुझे इस तरह का रिलेशन यहां पे मिलता हुआ नजर आए। मतलब अगर कोई वाटर कंटेंट सॉइल का लिक्विड लिमिट से अधिक हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी क्या, वही है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा लिक्विड लिमिट
माइनस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल लिख दूंगा। मतलब अगर ये जो वाटर कंटेंट है, ये जो मैंने लिखा WC, ये है वाटर कंटेंट ऑफ नेचुरल स्टेट। ये देखिए IC का वैल्यू, IP का वैल्यू, WL, PL, ये सब कांस्टेंट है क्या? किसी सॉइल का आपने निकाल लिया तो उतना ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब आप चेक कर रहे हो कि वो सॉइल हमारा कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस स्टेट में IC क्या है, और IC हम क्यों निकालते थे? टू चेक दी सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, कि आपका सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है, बियरिंग कैपेसिटी कितना है, लोड कितना ले सकता है। ये सब चीज पता लगाने के लिए हम IC निकालते थे। IC अगर पॉजिटिव में आ रहा हो, एक से ज्यादा आ रहा हो, तो वो सॉइल क्या होती थी? हार्डर, स्टीफ वगैरह वगैरह, वेरी स्टीफ, स्ट्रॉन्ग। मैंने एक टेबल बना के दिया है आपको अच्छे से, ठीक है। सो ये सोचने का तरीका है। तो ये याद रखना है ये वाला कि LL पर IC 0, तो मैं IC का फॉर्मूला लिख दिया। और ये WC क्या है? वाटर कंटेंट एट नेचुरल स्टेट, लिखा होगा क्वेश्चन में, वाटर कंटेंट एट नेचुरल स्टेट। जिस स्टेट में सॉइल आपका एग्जिस्ट कर रहा है, उस स्टेट में वाटर कंटेंट कितना है, क्या है, वो है IC। ओके, सो IC को ऐसे लिखेंगे। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही नजर आ रहा है? A नंबर ऑप्शन सही नजर आ रहा है। IP को PI भी लिखते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल क्या कहता है? द वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सॉइल हैविंग कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन इन अ रेस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी यूजुअली डिफाइन ए जोन अबव ए लाइन, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए लाइन। देखिए ये सवाल बड़ा ही अजीब तरह का है। मैंने प्लास्टिसिटी चार्ट जब बताया था तो आपको अगर याद होगा, ये होती थी 4% IP इधर और इधर 7, और दो लाइन जाती थी। एक तो हो गया 8% से यहां 20%, फिर ये 35, फिर 50। ये होती थी A लाइन, ये होती थी U लाइन। मैंने बता दिया था क्या? U लाइन वो लाइन है जिसके ऊपर अगर कोई सॉइल, अगर ये सब जोन रेस्ट्रिक्टेड है, नो सॉइल इन दिस एरिया, अपर लिमिट, नो सॉइल इन दिस जोन, तो U लाइन के ऊपर कोई सॉइल नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। A लाइन के ऊपर तो एग्जिस्ट करती है भाई। तो ऑप्शन नंबर A देखिए, जोन अबव A लाइन, ये तो बिल्कुल गलत है, A गलत हो गया, क्योंकि A लाइन के अबव तो हमने पढ़ा हुआ है, क्लियर है, नीचे सील्ट है, तो ए तो हो नहीं सकता। ये पूछा है रेस्ट्रिक्टेड जोन पूछा है ना, तो रेस्ट्रिक्टेड जोन मतलब कैसा जोन? जिसमें कोई सॉइल ही ना हो। तो वो क्या होगा? वो कौन सा लाइन डिफाइन कर रहा होगा? वो जो इक्विलिब्रियम लाइन है, वो कौन सा लाइन है आपको नजर आ रहा है? U लाइन है, क्योंकि U लाइन के ऊपर नो सॉइल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है? ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन नियरली पैरेलल टू ए लाइन, क्या? तो C देखिए, C तो बड़ा ही मजाकिया पूछ दिया कि परपेंडिकुलर कोई लाइन ऐसा है ही नहीं, ठीक है। पॉइंट में भी एनीवेयर इन द प्लास्टिसिटी चार्ट, कभी नहीं, कभी नहीं। एनीवेयर में तो क्लियर फील्ड भी आएगा, ऑर्गेनिक पर यहां ऑर्गेनिक भी होता है। तो देखो एक ही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, वो है ऑप्शन नंबर B। आपका आंसर B होना चाहिए। अब देखो टफनेस इंडेक्स, खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 याद नहीं रहता है, ध्यान में रखिए। टफनेस इंडेक्स, इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, पॉइंट नंबर 1, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ओनली एट प्लास्टिक लिमिट। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। टफनेस इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? जितना भी इंडेक्स है सब में नीचे IP है, सिर्फ एक को छोड़ के जो हम पढ़ेंगे एक्टिविटी, उसमें IP नीचे नहीं न्यूमेरेटर में होता है, स्केलेटन में दिया था।
अभी यहां फोकस करिए, टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो हियर वी आर आईटी, आईटी हम कहते हैं आईपी बटा आई एफ। ये क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और ये क्या है? फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे फ्लो इंडेक्स क्या है। तो मैंने बताया था जब कासाग्रांडे मेथड ऑफ लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन पढ़े थे, उसका जो लिक्विड लिमिट का कर्व बनाया था, ठीक है, और उस कर्व, वो कर्व जो बनाया था कैसे बनाया था? अलोंग y कोऑर्डिनेट एक्सिस वी हैव represented the water content values corresponding to number of blows in long scale along the x coordinate axis। ऐसा था, ऐसा था, देखिए ऐसा था। ये थी लिक्विड लिमिट, यहां थी log 10 n, 10 बेस 10 है, ठीक है। ये था n क्या था? नंबर ऑफ ब्लोस, और ये वाटर कंटेंट। तो इस तरह की कुछ कर्व आती थी, इसी का जो स्लोप होता था उसे हम कहते थे फ्लो इंडेक्स IF। और ये क्या रिप्रेजेंट करता था? ये रिप्रेजेंट करता था कि रेट एट विच द सॉइल इज लूजिंग इट्स शियर स्ट्रेंथ वैल्यू। यस और नॉट? ये चीज बता रही थी। तो आईपी और आईएफ का जो रेशियो होता है, ये आपको बताता है आईटी टफनेस इंडेक्स कि आपका सॉइल कितना टफ है। लेकिन किस जगह पर? लिक्विड लिमिट नहीं, श्रिंकेज लिमिट नहीं, प्लास्टिक लिमिट पर। only at plastic limit what is the strength of soil। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टफनेस इंडेक्स और चेक करना है। तो यहां कहा गया है एक वैल्यू है, अगर टफनेस इंडेक्स 1 से अगर कम है आपका, लेस देन 1, इफ IT इज लेस देन 1, तो आपका सॉइल बेकार है। वो सॉइल प्लास्टिक लिमिट पर टूट जाएगी, मतलब क्रश हो जाएगी, स्ट्रेंथ कमजोर है, बेकार है। ओके, हाँ, तो IF बता दिया मैंने, यहां लिख लीजिए कासाग्रांडे, कासाग्रांडे मेथड फॉर लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन, लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन। दिस मेथड which we have used and the result is plotted in the form of a curve which is called as flow curve and the slope of flow curve is called as flow index। And since this is a linear curve, straight line, hence it has constant slope at everywhere। constant slope का मतलब क्या हुआ? समझ लो, समझ लो, ये सब चीज परेशान करती है, ये सब बेसिक हुआ। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आप स्लोप कहीं निकालोगे, मैं कलर चेंज करता हूं, कहीं पर भी आपको स्लोप निकालना है तो क्या करोगे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे और एंटी क्लॉकवाइज में स्लोप मेजर करोगे। एक्स वाई स्लोप मेजर किया, तो ये जो थीटा आ रही है हर एक जगह पर, ये मान लो θ1 ये θ2 है, तो θ1 बराबर θ2 होगा। ये लीनियर लाइन का प्रॉपर्टी होता है, कांस्टेंट स्लोप। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टफनेस इंडेक्स। ओके, वी आर टेकिंग, समझ आता है, समझना भी बहुत जरूरी है डिटेल में। खैर चलिए देखिए आगे, देखिए वो होता क्या है ना कि अगर आधा 1 आवर से अधिक का अगर आप बना ले रहे हो तो अपलोड नहीं होता यूट्यूब पर। सो कौन सा क्वेश्चन थे? 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये सब सिंपल है, उतना डिटेल नहीं जाऊंगा। ग्रुप सिंबल असाइन टू सिल्टी सैंड। देखिए, अच्छा चलो मैं बता देता हूं, तेरा सिल्टी सैंड मैंने बना के दिया था क्या? सैंड को हम क्या बोलते हैं, सिल्ट को क्या बोलते हैं? सिल्टी सैंड को हम कहते हैं SM, और क्लेई सैंड को SC। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। 14 नंबर, ए फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 14 नंबर क्वेश्चन, इट्स ए न्यूमेरिकल, बी अटेंडेड। ध्यान में आ जाइए अगर कहीं खो गए थे तो।
न्यूमेरिकल आ गया। देखिए एक फाइन ग्रेन सॉइल है, पहले ही बता दिया सॉइल आपका फाइन ग्रेन है तो है, क्वेश्चन में बता दिया, दिमाग नहीं लगाना है। इसका एलएल दिया हुआ है 60 एंड पीएल दिया हुआ है 20। तो अब पूछा है कि एज पर द प्लास्टिसिटी चार्ट के अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, दिस सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सिंबल। आपको मैंने बताया था कि अगर सॉइल का लिक्विड लिमिट अधिक है 20% से तो हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें समझ में आएगा कि हमको प्लास्टिसिटी चार्ट को यूज कैसे करना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट तभी यूज करेंगे जब सॉइल का लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 20% दिया हुआ है। क्यों इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती थी? 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस इंटरसेप्ट जो 20 की थी, अगर 20 से अधिक होगी तभी ना ए का कुछ ना वैल्यू आएगा, और ये ए का जो वैल्यू है ये क्या है? यह है आईपी। ठीक है, कैसे है देखिए, बताना है, क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले आप निकाल लो आईपी कितना आ रहा है सॉइल का। आईपी कितना है? 60 माइनस प्लास्टिक लिमिट है या प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, प्लास्टिक लिमिट है, तो 60 माइनस 20 40 आईपी है। तो आईपी अकॉर्डिंग टू ए लाइन 0.73, एक सेकेंड, ओके, तो आ गया ये 0.73 इंटू 40 करिए। ये 40 कैसे? 60 माइनस 20 सेम 20, ये आ गया आपका 29.2। तो क्या मतलब हुआ? ये देखो, ये जो चार्ट है तुम्हारा, ये यहां डिटेल में देखिए 20%, यू लाइन छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए उस पर, 35 और ये 50। ये इस तरह से बनाइए, अच्छे से समझ में आएगा। मैं कलर चेंज कर लूंगा। ये देखो, ये मैंने बनाया ए लाइन, ठीक है। अब देखिए कि आपका लिक्विड लिमिट कहां है, आपका लिक्विड लिमिट कहां है? 60 पर है, यहां है, ये मान लो 60 है, जो हमारा लिक्विड लिमिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 60%। यही तो है लिक्विड लिमिट वाला एक्सिस ना, लिक्विड लिमिट, और ये आईपी, ठीक है। लिक्विड लिमिट है 60%, तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉइल जो है आपका, जो भी हो, वो सिल्ट हो या क्ले हो, वो है आपका हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। ये हमने पता लगाया डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट। जस्ट लुकिंग ओनली एट वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट वी कैन से दैट सॉइल इज लो कंप्रेसिबल और हाई कंप्रेसिबल और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल of fine grained soil based on the liquid limit values. That is, if liquid limit less than 35%, then it is low compressible soil. If it is greater than 35 but less than 50, then it is termed to be intermediate compressible, and the liquid limit of soil is such that it exceeds 50%, then the soil is highly compressible. So in our case, the liquid limit is exceeding 50%. It is 60, and corresponding, this is A line, this is A line, and according to equation of A line, the intercept here, this value, which we get on the IP axis, this is Y axis along which we represented IP, and this is liquid limit. This value, this level is 29.2. ये जो लेवल है ये है 29.2। अब चेक करिए कि आपका जो सॉइल है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका आईपी कितना है? 40 है ना, मतलब ग्रेटर देन इतना, तो मतलब एवब ए लाइन यहां होगा कुछ 40 मान लो, ये है 40 का वैल्यू। अगर तो ए लाइन के ऊपर है क्या?
एलाइन के ऊपर है तो एवर एलाइन क्या होता है? क्ले होता है। बिलो एलाइन सिल्ट एंड ऑर्गेनिक। और मैंने एक चीज पहले बता दिया कि हाईली कंप्रेसिबल है, तो हम कैसे लिखते हैं? क्ले हो गया और हाईली कंप्रेसिबल CH। तो CH का है ऑप्शन नंबर सी, देखिए सही हो जाएगा। यह है बेसिक। तो यही अप्रोच होगी हमारी जब भी कोई फाइन ग्रेन सॉइल होगी, तो हम प्लास्टिसिटी चार्ट को जो सॉल्व करेंगे, प्लास्टिसिटी चार्ट को यूज करते हुए, तो ये अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये बेसिक बताता है प्लास्टिसिटी चार्ट को यूज कैसे करना है। ओके, दिस इज यूजेबिलिटी ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट। नाउ लेट अस मूव proceed towards question number 15. What is question number 15? As per Indian Standard Soil Classification System, a sample of silty clay, देखो अगेन टाइप ऑफ सॉइल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिल्टी तो है, क्ले है, मतलब सिल्ट भी है क्ले भी है। इसका LL दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40, और IP दिया हुआ है प्लास्टिसिटी इंडेक्स 28। तो IP क्या होती है? LL माइनस PL। ओके, तो IP डायरेक्ट दिया हुआ है 28%, LL माइनस PL। लिक्विड लिमिट 20 से अधिक है, ध्यान दीजिए, लिक्विड लिमिट 20 से अधिक है, IP दे दिया है। प्लास्टिक लिमिट से मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इज क्लासिफाइड एज, इसको कैसे क्लासिफाई करोगे? सेम कॉन्सेप्ट यूज करो। क्या यूज करोगे? 40 माइनस 20, 0.73 और 20 कितना होगा? ए लाइन का इक्वेशन दोस्तों, ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है? 0.73 इंटू 40, ये LL माइनस वो इंटरसेप्ट 20, कितना आ गया? ये 20 होगा ना, ये इंटू 20, 14.6, 14.6. So draw the plasticity chart which we have and liquid limit. Look, ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड लिमिट देखना। तो ये देखो यहां आ गया, ये आ गया 35, ये आ गया 50। तो ये ए लाइन था। तो आपका सॉइल जो है, आपका सॉइल का लिक्विड लिमिट है कितना? 35 और 50 के बीच में, मतलब 40। और ये भी इंटरसेप्ट आई, ये है 40, और ये इंटरसेप्ट आपका जो आई, ये इसका वैल्यू कितना आई? 14.6। नाउ योर सॉइल इज, the IP of your given soil is 28, which is greater than 46, 14.6. Hence, the soil is above A line, and we compressibility in this range we represent as L, and in this range as I, intermediate, and above 50 as H. So clay and I, CI, it will be CI, clay with intermediate compressibility. Okay. So, question number 16. Look, question number 16. How to solve? 16. A soil mass contains 40% gravel, 50% sand and 10% silt. तो पहले लिख लो क्या बताया है। 40% है आपका ग्रेवल, 50% है सैंड, और 10% है सिल्ट। ठीक है, तो देखिए अब देखो, अब थोड़ा ये बेसिक है, अब कोर्स ग्रेन सॉइल का बेसिक मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैं एंड करूंगा, इसके बाद हम जो बाकी का क्वेश्चन है सब न्यूमेरिकल है। आगे वाले वीडियो में, आगे वाले जो इसका नेक्स्ट सेक्शन होगा, मैं क्वेश्चन वहां दे दूंगा, उसमें सॉल्व कर लेंगे। इससे मैं एंडिंग करूंगा, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए, आप क्लासिफाई जब कोर्स ग्रेन सॉइल को करोगे तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होती है उसमें। तो यहां पर दिया हुआ है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले सीव बनाओ कि तुमको ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा जो सॉइल है, सीव करने के बाद ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा जो सॉइल है वो ग्रेवल है? कौन सा सीव से पता चलता है? देखिए, वो जो इक्विलिब्रियम लिमिट है वो है 75 माइक्रोन। नहीं, हमको ये कैसे पता चलेगा कि सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है?
75 माइक्रोन से। इसके ऊपर जो होगा वो होगा कोर्स ग्रेन सॉइल, और 75 माइक्रोन के नीचे जो पास हो गया वो हो गया फाइन ग्रेन सॉइल। अब अगर सॉइल आपका कोर्स ग्रेन है तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि ग्रेवल है? यह हमको पता चलता है 4.75 mm सीव से। मतलब इफ when sieving is done, if more than, greater than or equal to 50% of soil retained over this sieve, then it is termed as gravel. Okay? अब अगर ऐसा नहीं है तो सॉइल क्या होगा? पास हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें देखो परसेंटेज फाइननेस कितना दिया हुआ है, 10%। मतलब सिल्ट, तो यहां से देखिए ग्रेवल 40% है, मतलब ये 40% यहां रिटेन किया है, तो पास कितना किया यहां से? सैंड 50% जो भी है ये पास किया, यहां 60 पास किया होगा। अगर 40 है तो ये 60 पास किया, इसके ऊपर बाकी का रह गया कितना? 50%, और यहां 10% पास हो गया। यही हुआ है। अब देखो D10 क्या होता है? दैट डायमीटर ऑफ सॉइल बिलो विच 10% ऑफ सॉइल इज फाइनर। तो यहां पे तो डायरेक्टली दिया हुआ है 75 माइक्रोन, तो ये D10 हो गया। D60 कौन होगा? दैट डायमीटर ऑफ सॉइल बिलो विच 60% ऑफ सॉइल इज फाइनर। D60 क्या हो गया यहां पर? ये हो गया क्या? 4.75 mm। ध्यान दो, ये हो गया इंटू 10⁻³ कर लीजिए, इसको भी mm में लिख लीजिए। ये है, तो हमको क्या निकल जाएगा? CU निकल जाएगा। क्या CU निकल जाएगा? CU का क्या होता है? D60 बटा D10। ये कितना आ रहा है CU? ये निकालो आप, 4.75 डिवाइडेड ओवर 0. ये आ रहा है क्या? 63.3, मतलब ग्रेटर देन 60 जो ऑप्शन में घुमाया है। ठीक है, ये तो ग्रेटर देन 60 है। अब देखो, अब आपका सॉइल को क्या है? आपका सॉइल तो ये पता चल रहा है कि हमारा जो सॉइल का रिटेंशन है वो ओवर 75 माइक्रोन, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 50 हो गया, अगर ये 50 है तो ये क्या है? सैंड है, और फाइननेस भी लगभग है। अब ऑप्शन देखिए, सॉइल को कैसे क्लासिफाई करोगे? ग्रेवली, सिल्टी, सैंड। देखिए मैंने आपको ऑर्डर बनाया है कि जो अधिक होता है उसको हम सबसे पहले लिखते, मतलब जो आपका सॉइल है उसका सबसे अंतिम में लिखते हैं उसका नाम। तो सैंड तो एंडिंग में होगा, और उसका सीसी नहीं सॉरी सीयू ग्रेटर देन 60 है। ऐसा कोई ऑप्शन है? सिल्टी, सैंडी, ग्रेवल, ए नंबर ऑप्शन देखिए गलत है। सिल्टी, सैंडी, ग्रेवल नहीं है। सिल्टी, ग्रेवली, सैंड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इक्वल टू 10। CU 10 है क्या? ग्रेटर देन 60 है। बी भी गलत है। ग्रेवली, सिल्टी, सैंड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 60%। ये ठीक लग रहा है, क्योंकि डी में तो सीयू का कुछ बताया ही नहीं है, लेकिन हम तो यहां सीयू निकाल चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। अब टाइम एंडिंग हो रहा है मेरा, इसके नेक्स्ट वाले में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लिंक क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू।